रुचि के हाथों में थमा मायके से आया भाभी का पत्र हवा से फड़फड़ा रहा था। वो सोच रही थी न जाने कैसा होगा हर्ष। भाभी उसकी सही से देखभाल कर भी पा रही होंगी या नहीं। भाभी ने लिखा था कि हर्ष जब छत पर बच्चों के साथ पतंग उड़ा रहा था नीचे गिर गया। उसके पैर की हड्डी टूट गई, पर उसकी हालत गंभीर नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मामूली चोटें आई थीं। हम उसका उचित इलाज करा रहे हैं। माँ, तुम रो रही हो? नमन ने पुकारा तो रुचि की तंद्रा भंग हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने झटपट आंखें पोंछी और नमन को गोद में बिठाकर मुस्कुराने का यत्न कर पूछने लगी, स्कूल से कब आया नमन? कब का खड़ा हूँ, पर तुमने देखा ही नहीं। बहुत जोरों की भूख लगी है, नमन ने कंधे पर टंगा किताबों का बोझा उतारते हुए कहा। अभी खाना परोसती हूँ, कहती हुई रुचि रसोई घर में गई और नमन को खाना परोस दिया। माँ, तुम भी खाओ ना, नमन ने कहा। उसका आग्रह उचित भी था, क्योंकि प्रतिदिन रुचि उसके साथ ही भोजन करती थी। लेकिन आज रुचि के मुंह में निवाला नहीं चल पा रहा था। बार बार आंखों में आंसू आ रहे थे। मन हर्ष के आसपास ही दौड़ रहा था। नमन शायद उसके मन को भाव समझ गया था, सो खाना खाते खाते रुक गया और बोला, किसकी चिट्ठी आई है? किसी की नहीं, देखो मैं खा रही हूँ, रुचि बोली। वो घर में बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी, सो होठों पर नकली मुस्कान लाकर बेमन से खाने लगी। नमन संतुष्ट होकर चुप हो गया। फिर वो खाना खाकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गया। रुचि उसके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर उसका सिर सहलाती रही। फिर जब नमन ऊँघने लगा तो वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर पड़ गई। पर मन फिर से मायके की दहलीज पर जा पहुंचा। कैसा होगा हर्ष? दुर्घटना के समय उसने माँ को जरूर याद किया होगा। वो उसे याद करके रोया भी बहुत होगा। इतने छोटे बच्चे माँ से दूर रह भी कैसे सकते हैं? हो सकता है हर्ष ने रोहित को भी याद किया हो। रोहित का कितना दुलारा था हर्ष। वो दफ्तर से आते ही हर्ष को गोद में लेकर बैठ जाते, उसके लिए बिस्किट, टॉफियां और खिलौने लेकर आते। उस वक्त हर्ष था भी कितना प्यारा, गोरा चिट्टा गोल मटोल, जो देखता है प्यार किए बिना रह नहीं पाता। जब हर्ष 1.5 वर्ष का हुआ तो उसने नन्हे नन्हे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। नन्हा सा दूल्हा बनकर कितना जच रहा था हर्ष। यही सब सोचकर रुचि की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। रक्त कैंसर से रोहित की मृत्यु ना हुई होती तो उसका भरा पूरा परिवार क्यों बिखरता? रोहित जीवित होता तो उसका प्यारा हर्ष इस तरह क्यों भटकता? रोहित को खोकर रुचि 3 वर्ष के हर्ष को सीने से चिपकाए मायके लौटी तो वहां उन दोनों माँ बेटों को दिन बिताने कठिन हो गए। रोहित के जीवित रहते जो भैया भाभी उसे बार बार मायके आने को पत्र लिखते, वे एकाएक बेगाने बन गए। उन्हें उन दोनों का खर्च संभालना भारी लगा था। तब दुखी होकर पिता ने उसके पुनर्विवाह की कोशिशें शुरू कर दी और एक अखबार में वैवाहिक विज्ञापन पढ़कर मनोज के घर वालों से पत्र व्यवहार शुरू किया तो मनोज से उसका रिश्ता पक्का हो गया। पर मनोज और उसके घर वालों की एक ही शर्त थी कि वे बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ बिना बच्चे की विधवा ही स्वीकार्य थी। जबकि मनोज भी एक बेटे का बाप था, विधुर था और अपने बेटे की खातिर पुनर्विवाह कर रहा था। पर वो उसके बेटे का दर्द नहीं समझ पाया और उसे अस्वीकार कर दिया। अपने जिगर के टुकड़े को माँ बाप की गोद में छोड़कर रुचि मनोज से ब्याह कर ससुराल आ पहुंची थी। तब से सिर्फ पत्र ही हर्ष की जानकारी पाने का साधन मात्र रह गए थे। पर उन पत्रों में ये भी लिखा होता कि वो अब हमेशा को हर्ष को भूलकर अपने भविष्य को संवारे और मनोज और नमन को किसी अभाव का आभास न होने दे। नमन को पूरी ममता दे। मेरठ से आए हुए उसे पूरा वर्ष बीत गया, तब से एक बार भी वो मायके नहीं गई। मनोज ने ही नहीं जाने दिया। हमेशा यही कहा कि अब मायके से कैसा मोह, घर में किसी चीज की कमी है क्या? लेकिन अभाव तो रुचि के मन में बसा था। वो एक दिन के लिए भी अपने हर्ष को नहीं भूल पाती थी और अब भाभी के पत्र ने उसके मन की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी थी। मन हर्ष को बाहों में लेने के लिए हृदय से लगाने को बेचैन हो उठा था। मनोज घर लौटा तो रुचि खुद को रोक न पाई और कह उठी, मैं 2 दिन के वास्ते मेरठ जाना चाहती हूँ। मनोज ने वही रटा रटाया उत्तर दे डाला, क्या करोगी जाकर? वैसे भी आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। 3रा महीना चल रहा है, वहाँ आराम कहाँ मिल पाएगा? क्यों नहीं मिलेगा? भैया भाभी क्या मुझे हल में जोतेंगे?
मैं वहाँ पूरे दिन बिस्तर तोड़ने के अलावा और करूँगी भी क्या। रुचि जैसे विद्रोह पर उतर आई थी। उसने सास से भी जिद की। बहुत दिन हो गए मुझे मायके वालों को देखे। दिल्ली से मेरठ का रास्ता ही कितना है, सिर्फ 2 घंटे का। फिर भी मैं साल भर से मायके नहीं जा पाई हूँ और ना कभी उन लोगों ने ही आने का साहस किया। पर आना जाना दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। इस पर सास ने जाने की इजाज़त ये कहते हुए दे दी कि इसका मायके आना जाना भी जरूरी है। रुचि अटैची में कपड़े रखने लगी तो नमन भी जिद कर बैठा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा माँ, तुम्हारे बिना कैसे मन लगेगा। साल भर में ही नमन उससे काफ़ी हिलमिल चुका था और उसे ही अपनी सगी माँ समझने लगा था। नमन को रोते बिसूरते देख सास ने भी उसे साथ जाने के लिए कह दिया। क्या हुआ, ये भी कुछ दिन को घूम आएगा। बेचारे को असली ननिहाल तो कभी मिला ही नहीं, सौतेला ही सही। रुचि ने नमन के कपड़े भी रख लिए। नमन के कपड़ों की अटैची अलग से तैयार हो गई। भले ही 2 दिनों को जाना हो, नमन को कई जरूरी कपड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। वो बार बार कपड़े मैले कर लेता था। दोनों कार में बैठकर मेरठ चल पड़े। रास्ते भर नमन उसकी गोद में बैठकर भांति भांति के प्रश्न पूछता रहा। रुचि मायके पहुंच देर तक माँ भाभी के गले से लिपटी रोती रही। भाभी बार बार पूछती रही, ठीक तो हो दीदी, मनोज ने रोहित का गम भुला दिया या नहीं। मनोज का व्यवहार तो ठीक है ना। रुचि के मन में अपने हर्ष का गम समाया हुआ था। वो क्या उत्तर देती। जैसे तैसे चाय के घूंट गले से नीचे उतारती रही। फिर भाभी खुद ही उसे हर्ष के कमरे में ले गई। नीचे जगह कम होने के कारण हर्ष छत पर बने कमरे में रहता था। मूंज की ढीली चारपाई पर सिकुड़ी हुई मैली चादर पर अपाहिज बना पड़ा था हर्ष। पहली नज़र में रुचि उसे पहचान नहीं पाई, फिर लिपट कर रोने लगी। ये क्या दशा हो गई हर्ष की। हर्ष काला सूखा कंकाल जैसा लग रहा था। वो भी माँ को कठिनाई से पहचान पाया। फिर आश्चर्य से रुचि की कीमती साड़ी और गहनों को देखता रह गया। तो ठीक तो है ना हर्ष। रुचि ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फिराया, पर हर्ष को उससे बात करते संकोच हो रहा था। वो नए कपड़े और जूते मोजे पहने गोल मटोल नमन को भी घूर रहा था। माँ, ये कौन है। नमन ने हर्ष को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा। रुचि कहना चाहती थी कि हर्ष तुम्हारा भाई है, पर यह सोचकर शब्द उसके होठों तक आते आते रह गए। क्या नमन हर्ष को भाई के रूप में स्वीकार कर पाएगा। नहीं, फिर हर्ष को भाई बताकर उसके बालपन पर ठेस पहुंचाने से क्या लाभ। तभी नमन अगला प्रश्न कर बैठा। माँ, ये कितना गंदा है, जैसे कई दिनों से नहाया ही ना हो। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। भाभी नमन को बहलाने लगी। दीदी, तुम हर्ष से बातें करो ना। रुचि की निगाहें पूरे कमरे को देख रही थी। कमरा काफी गंदा था। छतों तथा दीवारों पर मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और धूल की परतें जमी हुई थीं। उसे याद आया कि इस कमरे में तो घर का कबाड़ रखा जाता था। भाभी जैसे उसके मन के भाव ताड़ गईं, सो मजबूरी जताते हुए बोली, दीदी क्या करें, घर में कोई नौकर तो है नहीं। माँ जी ने ही इस कमरे का सामान निकालकर इसकी सफाई की थी। वही हर्ष की देखभाल करती हैं। मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। फिर छोटे बच्चे भी ठहरे। ठीक कहती हो भाभी, कहती हुई रुचि हर्ष के सिरहाने बैठ गई। क्योंकि कमरे में कोई कुर्सी नहीं थी और स्टूल पर दवाइयाँ और पीने का पानी रखा हुआ था। हर्ष, मुझे माँ कहो ना, कहती हुई रुचि उसके बालों में हाथ फेरने लगी। माँ, बड़ी कठिनाई से हर्ष कह सका, जैसे कोई अपराध कर रहा हो। तुम कहाँ चली गई थी। मैं। रुचि का स्वर गले में ही अटक गया। कैसे कहे कि उसने पुनर्विवाह कर लिया है। रोहित की यादें मिटाने की खातिर वो मनोज का दामन थाम चुकी है। फिर हर्ष को वो सब पता भी तो नहीं है। जिस वक्त मनोज से उसकी शादी मंदिर में हुई थी, हर्ष को घर में छिपा कर रखा गया था। माँ मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई। एकाएक हर्ष की आंखों में आकांक्षाओं की चमक तैर उठी। रुचि को याद आया, वो हर्ष से यही कहकर घर से निकली थी कि वो उसके लिए नए कपड़े खरीदने बाजार जा रही है। फिर 1 वर्ष बाद आज ही लौट कर आई है। रुचि की पलकें भीग उठीं कि कितनी पुरानी बात याद रखी है हर्ष ने। वो उसके पुराने घिसे फटे कपड़े देखती रही। भाभी कहाँ नए कपड़े दिलवा पाती होंगी। माँ, मेरे नए कपड़े दे दो ना, हर्ष जिद करने लगा। रुचि के मन में आया कि वो नमन के नए कपड़े लाकर हर्ष को पहना दे। नाप ठीक आएगा क्योंकि दोनों हैं भी एक आयु के, पर वो ऐसा नहीं कर सकी। मन में डर की लहर सी उठी कि अगर नमन ने कपड़ों की बात मनोज और माँ जी को बता दिया तो। तभी भाभी ने टोका, चलो दीदी, पहले भोजन कर लो, बाद में ऊपर आ जाना।
रुचि सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बीच में ही भाभी ने पूछना शुरू कर दिया, दीदी तुम हर्ष के लिए कपड़े, खिलौने वगैरह कुछ लेकर भी नहीं आई? रुचि उत्तर नहीं दे पाई तो भाभी के चेहरे पर रूखापन छा गया। वो कुछ कड़वेपन से कहने लगी, हर्ष है तो तुम्हारी कोख जाया ही, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। मनोज की आमदनी भी तो कम नहीं है, घर में सभी कुछ मौजूद है, रुपए तुम्हारे हाथ में भी तो रहते होंगे। रुचि को लगा कि भाभी ने जानबूझकर उसे इस तरह का पत्र लिखा था जिससे वो मेरठ आकर उन्हें कुछ दे जाए। भाभी शुरू की लालची जो ठहरी, दूसरों पर खर्च करना इन्होंने कहाँ सीखा है। माँ ने खाना परोस दिया पर रुचि के मुंह में ये सोचकर निवाला नहीं चढ़ पाया कि बेचारा हर्ष पेट भर कहाँ खाता होगा। माँ समझाती रही, तुम्हें ऐसी स्थिति में खूब खाना पीना चाहिए, बच्चा अच्छा पैदा होगा तो मनोज भी तुम्हें अधिक पसंद करेगा। पिता और भैया नमन को लाड़ प्यार करते रहे। पिता उसे स्कूटर पर बिठाकर दुकान पर ले गए, वहाँ से उसे टॉफियाँ और फल दिलवा कर लाए। माँ और भाभी उससे मनोज, नमन और ससुराल की ही बातें करती रहीं तो ऊब कर उसने खुद ही हर्ष की चर्चा छेड़ी। हर्ष कैसा पढ़ रहा है, कैसे नंबर आए? ठीक है, अधिक पढ़कर भी उसे क्या करना है, थोड़ा बड़ा होगा तो मामा के साथ उसकी दुकान पर काम करने लगेगा, माँ बोली। रुचि सोचने लगी, फिर तो हर्ष पूरे घर के लिए मुफ्त का नौकर बनकर रह जाएगा। सभी लोग उस पर तरह तरह के हुक्म चलाते रहेंगे। सब ने भोजन कर लिया तो भाभी बर्तन समेटने लगी, पर हर्ष के भूखे रहने का किसी को आभास तक नहीं रहा। तब रुचि अपने साथ लाए फल और मिठाई प्लेट में रखकर हर्ष को देने चली गई। हर्ष अकेला पड़ा था। रुचि का मन फिर से भीगने लगा। वो उसके नज़दीक बैठकर प्यार से उसे खिलाने लगी। फिर उठकर चली तो हर्ष ने उसकी साड़ी का पल्लू थाम लिया और बोला, कुछ देर और बैठो माँ। रुचि रुककर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। हर्ष ने सुख का आभास करके आंखें बंद कर लीं, पर नमन की पुकार पर रुचि को नीचे आना पड़ा। अगले दिन सुबह नाश्ते से निपटकर उसने हर्ष की चारपाई छत पर डाल दी और जाले साफ करके कमरा रगड़ रगड़ कर धोया। अगरबत्तियां जलाकर बदबू दूर की, फिर उसके मैले कपड़ों को धोकर चमकाया। इसके बाद वो हर्ष की मालिश करने बैठ गई। माँ कहती रही, मैं कर दूंगी, तू फालतू की मेहनत क्यों कर रही है? इस कमरे में अकेला हर्ष थोड़े ही सोता है, मैं भी तो सोती हूँ। मगर रुचि के हाथ नहीं रुके। वो हर्ष के सारे काम खुद ही निपटाती रही। दोपहर ढलते ही अचानक ड्राइवर रुचि और नमन को लेने आ पहुंचा तो सबको आश्चर्य हुआ। माँ ने टोक दिया, अभी 2 दिन कहाँ पूरे हुए हैं? ड्राइवर बोला, मुझे साहब ने दोनों को तुरंत लाने को कहा है। साहब नमन को बहुत प्यार करते हैं, नमन के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। इसके अलावा सब लोगों को एक शादी में भी जाना है। बेटी पराए घर की अमानत ठहरी, सो माँ भी कहाँ रोक सकती थी। वो रुचि की विदाई करने की तैयारी करने लगी, पर मनोज का न आना सबको खल रहा था। पिताजी दुखी आवाज में कह उठे, हम चाहे कितने भी गरीब सही, पर दामाद का स्वागत करने में तो समर्थ हैं ही। शादी के बाद दामाद एक बार भी हमारे घर नहीं आए। माँ तुम लोग भी तो दिल्ली आया करो, आना जाना तो दोनों तरफ से होता है। ठीक है, हम भी आएंगे, माँ आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली। रुचि ने नमन की नज़र बचाकर 500 रुपए का एक नोट भाभी को थमा दिया और बोली, भाभी हर्ष का इलाज अच्छी तरह से कराती रहना। भाभी ने लपक कर नोट को अपने ब्लाउज में खोस लिया और मुस्कुराकर बोली, हर्ष की चिंता मत करो दीदी, वो हमारा भी तो बेटा है। आखिर में रुचि ऊपर जाकर हर्ष से मिलकर भारी मन से ससुराल के लिए विदा हुई। कार आंखों से ओझल होने तक घर के सभी लोग सड़क पर ही खड़े रहे। रुचि रास्ते भर सोचती रही कि उसने साल भर तक मेरठ न आकर हर्ष के साथ सचमुच बहुत बड़ा अन्याय किया है। अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के गले मरने से क्या फ़ायदा? हर्ष की देखभाल उसे खुद ही करनी चाहिए। वो इस बारे में मनोज से बात करने के लिए अपना मन तैयार करने लगी। मनोज को ना तो दौलत की कमी है, ना वो कंजूस है। वो थोड़ी नानुकुर के बाद उसकी बात जरूर मान लेगा और हर्ष को अपना लेगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मनोज घर में बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। नमन कार से उतरकर पिता की तरफ दौड़ पड़ा। मनोज ने उसे गोद में उठा लिया। मेरा राजा बेटा आ गया? हाँ देखो पिताजी, मैं क्या लाया हूँ। नमन ननिहाल से मिले खेल खिलौने दिखाने लगा। माँ जी ने चाय बनाकर सबको प्याले थमा दिए। सब पीने बैठ गए।
माँ जी और मनोज नमन से मेरठ की बातें पूछने लगे। तुम्हारे नाना नानी मामा मामी सब कुशल तो है ना? नमन उत्साहित होकर छोटी छोटी बातें भी बताने लगा। फिर एकाएक कह उठा, वहाँ बहुत गंदा एक लड़का भी देखा। उसके दांत भी बहुत गंदे थे। उसने ब्रश भी नहीं किया था। बहू, ये किसके बारे में कह रहा है? माँ जी पूछ बैठी तो रुचि को हर्ष के बारे में सब कुछ बताना पड़ा। मनोज सब कुछ सुनता रहा, पर उसने एक शब्द भी हर्ष के बारे में नहीं कहा। रुचि को उसकी ये चुप्पी नागवार गुजरी। वो उससे कुछ कहना ही चाहती थी कि माँ जी ने टोक दिया। बहू, बातें फिर कभी हो जाएंगी। इस वक्त शादी में चलने की तैयारी करो, नहीं तो देरी हो जाएगी। माँ जी के मायके में किसी रिश्तेदार की शादी थी। रुचि ने नमन को तैयार किया, फिर खुद भी तैयार होने लगी। रास्ते भर रुचि खामोश रही, पर रुचि भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो मनोज से बात करने के पक्के मंसूबे बना चुकी थी। आखिर एक दिन रुचि को मौका मिल ही गया। माँ जी नमन को लेकर पड़ोस में गई हुई थी। रुचि ने बात शुरू कर दी। हर्ष को भैया भाभी पर निर्भर बनाकर ज़्यादा दिनों तक वहाँ नहीं रखा जा सकता। फिर वो कहाँ जाएगा? उसे हम अपने साथ ही रख लें, तभी ठीक रहेगा। ये कैसे हो सकता है? कहते हुए मनोज के चेहरे पर कठोरता छा गई। मैंने तुमसे शादी इसी शर्त पर की थी कि मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस प्रकार नमन मेरा बेटा है, उसी प्रकार हर्ष भी तुम्हारा बेटा है। फिर उसे साथ में रखने से कैसी आपत्ति? रुचि ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर्ष को अपना बेटा कैसे मान सकता हूँ? सपोज करो मैंने उसे बेटा मान भी लिया, तो भी क्या मैं उसे घर में रखने की इजाज़त दे दूंगा? क्या मेरा नमन हर्ष को अपना सकेगा? माँ अपना सकेंगी? ये सुनकर रुचि चुप बैठी सोचती रही। मनोज उसे समझाने के अंदाज में फिर बोला, अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखो रुचि। हर्ष को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। उसे उसके हाल पर ही छोड़ दो। मैं माँ हूँ मनोज। रुचि सिसक पड़ी। अपनी संतान को तिल तिल कर मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? हर्ष अब पहले से आधा भी नहीं रह गया। वो न ढंग से खा पाता है न पढ़ पाता है। भैया भाभी के साथ और अधिक रह लिया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता रुचि। किसी दूसरे बच्चे को घर में पनाह देकर मैं अपने नमन के रास्ते में कांटे नहीं बो सकता। मनोज ने दो टूक जवाब दे दिया। रुचि को चुप्पी लगानी पड़ गई। साथ ही उसके दिल में बनी मनोज की छवि भी बिगड़ती चली गई कि कितना महान समझा था उसने मनोज को, लेकिन वो तो मात्र पत्थर निकला। अब दोनों के बीच में अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। रुचि मन ही मन कुढ़ती रहती। उसका मन अब मनोज से बोलने को बिल्कुल भी नहीं होता था। वो उसके प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देकर सामने से हट जाती और अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं करती। नमन भी उसकी आंखों में चुभने लगा था। उसका मन विद्रोह कर बैठता। जब मनोज उसके हर्ष को स्वीकार नहीं करता तो वही क्यों नमन को छाती से लगाती रहे? पराए जाए अपने तो नहीं बन सकते। नमन से कौन सा उसका लहू का रिश्ता है? बड़ा होकर नमन भी उसे आंखें दिखाने लगेगा, फिर वो उसे अपना क्यों समझे? दोनों के बीच पनपता अवरोध माँ जी की पैनी निगाहों से छिप नहीं सका। वो बार बार पूछने लगी, बहू जब से तुम मायके से लौटी हो तुमने हंसना बंद कर दिया है। ये उदासी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। रुचि खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करती रहती, पर माँ जी संतुष्ट नहीं हो पाती थी। कभी वो कुरेदती, मनोज ने कुछ कहा है क्या? वो भी आजकल खामोश रहता है। तुम दोनों में कोई अनबन तो नहीं हो गई? रुचि ने उन्हें इस डर से सब कुछ नहीं बताया कि माँ जी ही कौन सी उसकी सगी हैं। जब मनोज ही उसका दर्द नहीं समझा तो माँ जी कैसे समझेंगी? वो माँ जी से भी दूर रहकर अंतर्मुखी बनने लगी। एक सुबह उठकर माँ जी ने घर में ऐलान किया कि वे हरिद्वार गंगा स्नान को जाएंगी। बुढ़ापे में उन्हें मोह माया के बंधन तोड़कर आत्मिक शांति पाने के प्रयास शुरू करने हैं। माँ जी का ये कहना सभी को अटपटा लगा, क्योंकि वे अब तक धर्म कर्म तथा पंडे पुजारियों को पाखंड की संज्ञा देती आई थी। पर हरिद्वार जाने पर आपत्ति किसी ने दिखाई नहीं। मनोज ने भी कह दिया, इसी बहाने प्राकृतिक दृश्यों को देखकर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। माँ जी कार में बैठकर अकेली ही हरिद्वार रवाना हो गई। इसके बाद तो हरिद्वार जाना उनका नियम सा बन गया। वो महीने में 2-4 चक्कर हरिद्वार के लगाने लगी। रुचि ये सोचकर अब और अधिक क्षुब्ध रहने लगी कि कैसे माँ बेटे हैं जिन्हें सिर्फ अपने शौक, श्रृंगार और स्वास्थ्य का ही ख्याल है, किसी और की जरा सी भी चिंता नहीं है। कम से कम माँ जी को तो हर्ष के बारे में कुछ पूछना चाहिए था।
पर माँ जी भी स्वार्थी ठहरी। एक दिन उसने फिर से मेरठ जाने का निश्चय किया। मनोज से छिपाकर कुछ रुपए भी पर्स में रख लिए। सोचा कि हर्ष की दवाइयाँ खरीदने में काम आ जाएंगे। थोड़ी ना नुकुर के बाद मनोज ने उसे मेरठ जाने की इजाज़त दे दी, पर ड्राइवर को खूब समझा दिया कि उसे आज ही रुचि को साथ लेकर लौटना है। नमन को इस बार मनोज ने नहीं जाने दिया। बहला दिया कि माँ रात तक तो वापस लौट ही आएगी। मनोज के कठोर व्यवहार से आहत रुचि रास्ते भर आंसू पोंछती रही। माँ और भाभी उसे देखते ही स्वागत के लिए लपकीं, लेकिन रुचि तो अपने हर्ष को हृदय से लगाने को व्याकुल थी। इसलिए घर में घुसते ही उतावलेपन से सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन छत पर पहुंचते ही जैसे उसे काठ मार गया, क्योंकि हर्ष का कमरा खाली था। उसका बिस्तर और कोई सामान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो चकित सी खड़ी सोचती रही, कहाँ गया हर्ष? उसके मन में सैकड़ों आशंकाएं तैर उठीं। कहीं हर्ष को कुछ हो तो नहीं गया? माँ और भाभी दोनों उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ पहुंची। रुचि उनकी तरफ मुड़ी और बदहवासी में चिल्लाने लगी, माँ बताओ, मेरे हर्ष को क्या हुआ? वो कहाँ चला गया? तुमने मुझे उसके बारे में कभी पत्र में भी कुछ नहीं लिखा। क्या हुआ मेरे बेटे को? वो रो पड़ी। दीदी हमारी भी तो सुनो। भाभी उसके आंसू पोंछने लगी। क्या तुम्हारी सास ने कभी कुछ नहीं बताया? नहीं, वो क्यों बताएंगी? उन्हें हर्ष से क्या लेना देना? कहाँ है हर्ष? तुम्हारी सास ने उसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वो कई बार यहाँ आ चुकी हैं और हर्ष के इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। रुचि घोर आश्चर्य में जकड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर माँ जी को हर्ष की बीमारी के बारे में कैसे पता लगा? कहीं उन्होंने छिपकर तो नहीं सुन लिया था? वो उसी वक्त अस्पताल जाने के लिए उतावली हो उठी, पर माँ ने जबरदस्ती उसे एक प्याला चाय पिला दी। फिर उसके साथ सभी लोग अस्पताल पहुंच गए। हर्ष साफ सुथरे कपड़े पहने साफ सफ़ेद बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ को देखते ही उठने की कोशिश करने लगा। रुचि ने उसे सहारा देकर बिठाया और स्नेह से उसका मुंह चूमने लगी। मेरा राजा बेटा ठीक तो है ना? वो हर्ष को पहले की अपेक्षा स्वस्थ देखकर संतुष्टि का आभास कर रही थी। दादी माँ नहीं आई? हर्ष इधर उधर देखकर पूछ बैठा। वो आएंगी बेटे। रुचि उसे प्रसन्न देखकर खुशी से गदगद हुई जा रही थी। देखो दादी माँ ने मुझे कितने पैसे दिए हैं, खिलौने और मिठाइयाँ भी दिलवाई हैं। हर्ष सारा सामान दिखाने लगा। कुछ वक्त हर्ष के साथ बिताकर रुचि अस्पताल से मायके लौट आई। फिर दिल्ली लौटी तो आते ही सास के पैर पकड़कर एहसान के बोझ से दबकर रो पड़ी। माँ जी आप महान हैं। हरिद्वार जाने के बहाने मेरे हर्ष पर प्यार लुटाती रहीं, पराए लहू पर। हर्ष पराया कहाँ है? मेरा पोता है। जब तुम हमारी हो गई तो हर्ष भी तो अपना हुआ। माँ जी ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। लेकिन मनोज तो उससे नफरत करते हैं, कहकर रुचि चिंतित हो उठी। वो सुनेंगे तो नाराज हो उठेंगे। मनोज ने हर्ष को घर में रखने से ही इनकार किया है, उसका खर्च उठाने से तो नहीं। मैं हर्ष को छात्रावास में रखकर पढ़ाऊंगी, उसे अच्छा इंसान बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। रुचि जानती थी कि मनोज में माँ जी का कोई भी आदेश टालने की हिम्मत नहीं है। उसका मन सुख संतोष से भर उठा था कि अब उसका हर्ष अनाथ नहीं रहा। उसके सिर पर माँ जी की प्यार भरी छत्र छाया मौजूद है।